नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के सभी कर्नाटक सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन की बैठक। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों में फल वितरित किए गए। सिद्धरामैया ने कहा, अगर केंद्रीय फंड पर मेरी बात झूठी है तो मैं संन्यास ले लूंगा। कर्नाटक में नामांकन दाखिल करने की गति तेज। वी सोमन्ना, पीसी मोहन और सौम्या रेड्डी ने कागजात जमा किए। पिछले 10 सालों में जो हुआ वह सिर्फ ट्रेलर था, आरबीआई के फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी ने कहा। तिहाड़ भेजे गए केजरीवाल, लेकिन जरूरी नहीं कि 14 दिन वही रहे। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर जिले के सभी सम्मानित कर्नाटक सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थिप्पेस्वामी के नेतृत्व में पत्रिका भवन में एकत्र हुए। बैठक में वीरपक्ष गाद की बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक वर्किंग डेली न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष चुना गया। विशेष रूप से बुजुर्ग शिवशरणप्पा वाली, मल्लप्पा अदरसे, मल्लिकार्जुन बिरादर, शशि कुमार पाटिल, अशोक कारंजी, सिद्धरामैया स्वामी, बसवराज पवार, अली बाबा, सईद उल हसन खदरी, गंधर्व सेना, श्रीनिवास चौधरी, पृथ्वीराज सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಬಸವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಮಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣವರ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಉಳಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ನೈಜ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ವರದಿಗಾರರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಂಪು ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾಗ ಸರ್ ಇದು. ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗವನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವನತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗೇನು ಟಿ ವಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಟಿ ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದವು, ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಏನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ हुमनाबाद में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के 58वें जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को फल वितरण किए गए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इस अवसर पर राजशेखर पाटिल, बीदर डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल, तालुका कांग्रेस पार्टी ब्लॉक समिति के अध्यक्ष अफसर मियां, तालुका कांग्रेस युवा इकाई के अध्यक्ष उमेश जम्बागी, अध्यक्ष ओमकार ने फल वितरण किया। तालुका ग्रामीण इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर केंद्र से राज्य को मिलने वाले फंड पर उनके बयान झूठे साबित हुए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने फिर से केंद्र सरकार से कर्नाटक को जीएसटी बकाया और सूखा राहत राशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर उन्होंने कहा, हमारे चुनाव अभियान को जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा, यहां तक कि शारीरिक रूप से घूमना भी कठिन हो जाएगा। कांग्रेस केंद्र में एक प्रमुख विपक्षी दल है और फंड की समस्या होना स्वाभाविक है। राज्य को दिए धनराशि के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए से अधिक का वादा किया था और इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट में शामिल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लेकिन एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 5495 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी किया जाएगा, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि वे
पेरिफेरल रिंग रोड के लिए 3,000 करोड़ रुपए और टैंकों के कायाकल्प के लिए 3,000 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन वे भी आवंटित नहीं किए गए हैं। क्या वे आज शाम तक भुगतान करेंगे, यह देखते हुए कि यह इस वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। उन्होंने केंद्र पर मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर यह सच नहीं है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह दावा है कि केंद्र का राज्य पर कोई बकाया नहीं है झूठा साबित हुआ तो क्या वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं उन्हें एक साझा मंच पर हमारा सम्मान करने और इन मुद्दों को स्पष्ट करने की चुनौती देता हूं। कर्नाटक में 26 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के पहले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई उम्मीदवारों ने सोमवार को अपने कागजात जमा कर दिए हैं। इनमें बैंगलोर सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन और बैंगलोर साउथ से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व विधायक सौम्या रेड्डी भी शामिल थी। वी सोमन्ना और के सुधाकर, जिन्होंने पिछली भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था, ने क्रमशः तुमकुर और चिकबल्लापुरा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से सुधाकर की प्रतिद्वंदी रक्षा श्रमैया ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। साथ ही उनकी पार्टी के सहयोगियों वेंकटरमणे गौड़ा, स्टार चंद्रू और श्रेयस एम पटेल ने भी क्रमशः मांड्या और हासन से नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा ने कांग्रेस को SC/ST समुदाय से नया नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में विजयपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र नायक ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाए। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಲಿತರನ್ನ ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022, 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಣ ಏನಿತ್ತು 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣ SCP ಮತ್ತು TSP ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी ने मुंबई में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 दशक पहले बैंकिंग सेक्टर गहरे तनाव में था, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम फायदे में है और रिकॉर्ड लेवल पर लोन मुहैया करा रहा है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में हुए बदलाव एक केस स्टडी है। सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाए ताकि उन बैंकों को दोबारा से जागृत किया जा सके। यूपीआई को अब दुनिया भर में पहचान मिल रहा है। आरबीआई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। सुगम बैंकिंग और आसानी से लोन मुहैया हो सके, पीएम मोदी ने इस पर भी जोर दिया। वहीं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर उन्होंने कहा कि महंगाई के टारगेट को लेकर उन्होंने बढ़िया काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी हुआ वह मात्र एक ट्रेलर था, देश को अभी और आगे लेकर जाना है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया। हालांकि जरूरी नहीं कि केजरीवाल 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहे। अब सीबीआई कभी भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आबकारी एफआईआर मामले में अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी लगा सकती है। ईडी के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी। आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत शराब कारोबारियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी की धारा 120 साजिश करने के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले में अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल सीबीआई ने एक बार पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद पीएमएलए केस में ईडी ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिक्षकों को पुलिस ने सीबीआई कार्यालय के सामने रोक दिया। जबरन आगे बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों की संख्या 4257 है। जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी थी तो उन लोगों से सेवा ली गई, लेकिन परमानेंट करने के बदले एक झटके में उन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। टीचर नौकरी से हटाने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने गेस्ट टीचर से सेवा लेने से मना कर दिया। 31 मार्च को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। शिक्षा विभाग ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, जिसके बाद आज बिहार के तमाम अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए पहले ही रोक दिया और भीड़ दो तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। गेस्ट टीचर को हिरासत में लेने का वीडियो भी सामने आया। अब रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कच्चातीऊ द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी होमवर्क करके नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2015 में मोदी सरकार ने कच्चातीऊ द्वीप के मुद्दे पर आरटीआई के जवाब में कहा था कि न कोई जमीन श्रीलंका को दी, न कोई जमीन ली। पीएम मोदी को क्या तब तक नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के पास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इसका जवाब पीएम मोदी और बीजेपी को देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसी हल्की बातें करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कच्चातीऊ द्वीप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट और विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वहीं राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि यह बेतुका आरोप है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने साथ ज्यादा से ज्यादा नेताओं को साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन देखने को मिला है। अपना दल कमेरावादी की डॉक्टर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन को पीडीएम नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की सपा के साथ थे। इस गठबंधन का नाम पीडीए रखा गया है, लेकिन इस पीडीए और पीडीएम का मतलब क्या है, आइए समझते हैं हमारी इस खबर में। अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन का मतलब था कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन पीडीएम का मतलब है पिछड़े, दलित और मुसलमान। गठबंधन का ऐलान करते वक्त पल्लवी पटेल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ पीडीए को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, ए को लेकर कंफ्यूजन हो गई है, इसलिए हमने एम को जोड़ा है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने 2 हफ्तों तक किए गए हमलों के बाद गाजा के मुख्य अस्पताल से अपने सैनिकों को हटा दिया। सैनिकों के हटने के बाद पीछे तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन में रहने वाले नागरिकों ने इस बारे में जानकारी दी है। इजरायली सैनिकों को हटाए जाने के बाद सोमवार को सुबह सैकड़ों लोग शिफा अस्पताल और आसपास के इलाकों में लौटे, जहां उन्हें अस्पताल के अंदर और बाहर शव पड़े मिले। इजरायली सेना ने इस हमले को करीब 6 महीने से चल रहे युद्ध के सबसे सफल अभियान में से एक बताया और कहा कि उसने सैकड़ों हमास और अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि कई इमारतें जला दी गई हैं। उन्होंने इलाके में 6 शवों की गिनती की। इसमें से 2 शव अस्पताल परिसर में पड़े थे। एक अन्य निवासी याहिया अबू औफ ने कहा कि अस्पताल में मरीज, चिकित्साकर्मी के साथ साथ विस्थापित लोग भी थे। उन्होंने बताया कि कई मरीजों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि सेना के बुलडोजर ने अस्पताल परिसर के भीतर एक अस्थायी कब्रिस्तान को ढा दिया। चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन बार बार बयान दे रहा है। भारत ने जब खरी सुनाई तो अब ड्रैगन तिलमिला उठा और तिलमिलाए चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों का नाम कागजों पर बदलने में लगा।
ताजा हुए घटनाक्रम में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम बदल दिए। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर सूची भी जारी की। गौरतलब है कि पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला और चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को 11 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने पिछले 5 सालों में तीसरी बार ऐसा किया था। इसके साथ 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के सभी कर्नाटका सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन की बैठक। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों में फल वितरित किए गए। सिद्धरामैया ने कहा, अगर केंद्रीय फंड पर मेरी बात झूठी है तो मैं संन्यास ले लूंगा। कर्नाटका में नामांकन दाखिल करने की गति तेज। वी सोमन्ना, पीसी मोहन और सौम्या रेड्डी ने कागजात जमा किए। पिछले 10 सालों में जो हुआ वह सिर्फ ट्रेलर था, आरबीआई के फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी ने कहा। तिहाड़ भेजे गए केजरीवाल, लेकिन जरूरी नहीं कि 14 दिन वही रहे। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।